नमस्कार। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो सामान्य ज्ञान के इकाई 3 से संबंधित है और जिसमें हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार NETF का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग फाउंडेशन, बी कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, सी कह रहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टीचर फेडरेशन और डी कह रहा है कि नेशनल एजुकेशनल टेक्निकल फ्रेमवर्क। तो आपको बताना है कि इसका पूर्ण रूप का है और इसका काम क्या है। आपको पहले सवाल का उत्तर देना है। तो इस पहले सवाल का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। देखिए, नेशनल जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NEP 2020 के अध्याय 23 में NETF की स्थापना का प्रस्ताव है। यह एक स्वायत्त जो है वो निकाय शिक्षण मूल्यांकन योजना और प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करता है और नीति निर्माताओं को सलाह देता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंच ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का उदाहरण है जिसे भारत सरकार द्वारा ई कंटेंट साझा करने के लिए विकसित किया गया है? NROER, स्वयं, दीक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ये सभी जो हैं वो ई कंटेंट साझा करने के लिए विकसित किया गया है। OER ऐसी सामग्री है जो लाइसेंस मुक्त और पुनः उपयोग हेतु वेब उपलब्ध कराती है। NROER मुफ्त डिजिटल संसाधनों का भंडार है। दीक्षा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है और स्वयं मुक्त मॉक्स प्रदान करता है। तीसरे सवाल पर आते हैं। कथन में कह रहा है कि मिश्रित अधिगम केवल ऑनलाइन कक्षाओं का पर्याय है और आर में कह रहा है कि इसमें पारंपरिक कक्षा निर्देश और ऑनलाइन डिजिटल संसाधनों का एकीकृत मिश्रण शामिल होता है। आपको नीचे में विकल्प में से बताना है कि कौन सा सही है। ए कह रहे कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी करे कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी करे कि ए सही लेकिन आर गलत और डी करे कि ए गलत लेकिन आर सही। तो कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, विकल्प डी इसमें जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए, ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग केवल ऑनलाइन शिक्षण नहीं है बल्कि यह आमने सामने की पारंपरिक कक्षा और डिजिटल तकनीकों का एक प्रभावी संयोजन है जिसमें छात्र स्वगति से सीख सकते हैं। बाकी आर जो है वो ठीक है। चौथे सवाल पर आते हैं। करेक्ट, शिक्षा में LMS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत करना, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का प्रबंधन, दस्तावेजीकरण, ट्रैकिंग और वितरण करना, केवल शिक्षकों के वेतन का डेटा रखना या इंटरनेट की गति को नियंत्रित करना। तो आपको बताना है कि LMS का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का प्रबंधन, दस्तावेजी, ट्रैकिंग और वितरण करना, अर्थात विकल्प बी जो है उत्तर क्या होगा, वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। जैसे मॉडल या गूगल क्लासरूम शिक्षकों को पाठ सामग्री अपलोड करने, क्विज प्रस्तुत करने और छात्रों को प्रगति ट्रैक करने में सक्षम जो है वो बनाता है। तो LMS जो है वही काम करता है, पाठ्यक्रमों का प्रबंधन करता है, ट्रैकिंग व वितरण जो है वो करता है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। करें कि NEP 2020 के तहत प्रस्तावित परख में डिजिटल तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए, बी करें कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मानक निर्धारण और मूल्यांकन हेतु, स्कूल भवनों के निर्माण हेतु और मध्याह्न भोजन की निगरानी हेतु। तो आपको ये बताना है कि परख का उपयोग जो है वो किस क्षेत्र में किया जाएगा जो NEP 20 के अनुसार प्रस्तावित है। तो इसका उपयोग जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मानक निर्धारण और मूल्यांकन हेतु किया जाएगा। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, जो AI और डेटा एनालिसिस के माध्यम से छात्रों के 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का जो है वो विश्लेषण करेगा। बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ई-बैंकिंग सेवा नहीं है? डिजिटल नकद और इलेक्ट्रॉनिक बैंक हस्तांतरण, स्वचालित टेलर मशीन ATM,
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और बैंक में रसीद जमा करना। तो कौन सा जो है ई बैंकिंग सेवा इसमें नहीं है आपको बताना है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, बैंक में जमा रसीद भरना। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में फ्लिपेड क्लासरूम मॉडल का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पहले कक्षा में पढ़ाएं, फिर घर पर वीडियो देखने को कहें। बी कह रहे हैं कि छात्रों को घर पर वीडियो सामग्री देखने को दें और कक्षा का उपयोग चर्चा, समस्या या समाधान में करें। सी कह रहे कक्षा में मोबाइल फ़ोन प्रतिबंध करें। और डी कह रहे कि केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करें। तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे जो है छात्रों को घर पर वीडियो सामग्री देखने को दें और कक्षा का उपयोग चर्चा या समस्या समाधान में करें। बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, फ्लिपेड क्लासरूम में पारंपरिक क्रम जो है वो उलट जाता है। छात्र बुनियादी सामग्री घर पर डिजिटल रूप से देखते हैं और कक्षा के समय का उपयोग उच्च स्तरीय गतिविधियों एवं चर्चाओं में करते हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल पर आते हैं। कहते हैं स्वयं प्रभा के बारे में क्या सत्य है। ए करे कि यह 24 घंटे चलने वाला रेडियो चैनल है। बी करे कि 40 डीटीएच चैनलों का समूह है जो जीसैट 15 उपग्रह का उपयोग कर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। सी करे कि यह केवल प्राथमिक शिक्षा का मोबाइल ऐप है। और डी करे कि यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आपको स्वयं प्रभा के बारे में बताना है कि इसमें इसके बारे में क्या सत्य है। तो विकल्प बी इसके बारे में सत्य है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। करें साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या अर्थ है। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या अर्थ है बताना है। ए करें कंप्यूटर को भौतिक नुकसान पहुंचाना। बी करके फर्जी ईमेल या संदेशों के जरिए पासवर्ड या वित्तीय डेटा चुराना। सी करें नेटवर्क स्पीड बढ़ाना। और डी करें इंटरनेट पर जानकारी खोजना। तो फिशिंग का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। फर्जी ईमेल या संदेशों के जरिए पासवर्ड या वित्तीय डेटा चुराना। देखिए, फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग साइबर हमला है जहां हमलावर किसी विश्वसनीय संस्था का रूप धारण कर उपयोगकर्ता के उपभोग जो करता होता है इसे संवेदनशील जानकारी जो है वो चुरा लेते हैं। तो बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं कि समावेशी शिक्षा में असिस्टिव टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है आपको बताना है। यह केवल छात्रों के लिए है। बी यह दिव्यांग छात्रों को सीखने की बाधाएं दूर करने में मदद करती है। सी यह शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करती है। और डी यह केवल प्रशासनिक कार्य आसान बनाती है। तो समावेशी कक्षा में असिस्टिव टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। दिव्यांग छात्राओं की बाधाएं दूर करती हैं ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी। दिव्यांग बालकों के सीखने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाती है, जो एनईपी 2020 का मुख्य ध्येय भी है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सिंक्रोनस लर्निंग का उदाहरण है। ए रिकॉर्डेड वीडियो व्याख्यान देना, ईमेल से असाइनमेंट भेजना, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कक्षा और ब्लॉग पोस्ट करना। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है द्वारा कक्षा जो है इसका उदाहरण है। देखिए, जो सिंक्रोनस लर्निंग में शिक्षक और शिक्षार्थी वास्तविक समय में रियल टाइम में एक साथ बातचीत करते हैं, जैसे लाइव ऑनलाइन क्लास में किया जाता है। बात करते हैं 12 नंबर सवाल की। करें कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में फ्योरल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। ए डाटा बैकअप के लिए, बी अनाधिकृत पहुंच को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए या मॉनिटरिंग की चमक नियंत्रित करने के लिए। तो आपको बताना है कि फेयरवेल का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग अनाधिकृत पहुंच को रोकने और साइबर जो सुरक्षा प्रदान करनी होती है उसके लिए किया जाता है। बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। फेवर एक जो है एक सुरक्षा प्रणाली है जो आने वाले और जाने वाली नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी वो नियंत्रण करती है तथा अनधिकृत घुसपैठ को जो है वो रोकने का काम करती है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कहते हैं कि वर्चुअल रियलिटी का शिक्षा में सबसे प्रभावी अनुप्रयोग क्या है, ये आपको बताना है। वीआर का अनुप्रयोग पूछ रहा है। ये करें कि पाठ्यपुस्तकों को पीडीएफ में बदलना, जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं का 3D इमर्सिव अनुभव प्रदान करना, उपस्थिति ऑटोमेशन या प्रिंटर का उपयोग कम करना। तो आपको बताना है कि वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो इसका मतलब जो है जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं का 3D इमर्सिंग अनुभव प्रदान करना होता है। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए, वीआर तकनीकी छात्रों को वास्तविक जैसा त्रियामी कृत्रिम वातावरण प्रदान करती है जिससे वे प्रयोगात्मक व अनुभवात्मक शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
सवाल नंबर 14 पर आते हैं। करें सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना आईसीटी के किस शासन मॉडल का हिस्सा है? ये आपको बताना है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग या ई बैंकिंग। तो किसका हिस्सा है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो है ई गवर्नेंस का हिस्सा है, अर्थात विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, सरकारी सेवाओं, पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आम नागरिकों तक डिजिटल रूप में पहुंचाना जो है ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। करें कि मॉक का पूरा जो है वो नाम क्या है? मैसिव ऑनलाइन ओपन क्लास या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मीडियम ऑनलाइन ओपन कोर्स या मल्टीपर्पज़ ओपन ऑनलाइन क्लास। तो इसका सही जो है वो पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बी विकल्प इसका उत्तर जो है क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे वेब आधारित डिस्टेंस लर्निंग कोर्स जो असीमित भागीदारी और इंटरनेट पर ओपन एक्सेस प्रदान करते हैं उसे हम मॉक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, अर्थात OSS का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11, एबोट फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप या लुनेक्स या MS ऑफिस 365। तो कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अर्थात OS का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये लिनक्स उदाहरण इसका है, अर्थात सी विकल्प जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड जनता के लिए मुफ्त उपलब्ध होता है और इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। विंडो और MS ऑफिस प्रोप्राइटरी जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। करें कि NP 2020 के अनुसार डिजिटल डिवाइस को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल शहरी क्षेत्रों में वाईफाई, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सस्ती डिवाइस और इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, ऑनलाइन परीक्षाएं बंद करना और केवल अंग्रेजी में कंटेंट देना। तो आपको बताना है कि इसका जो है जो डिजिटल डिवाइस को कम करने के लिए क्या आवश्यक है NP 2020 के अनुसार। तो इसका जो है क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सस्ती डिवाइस और इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए, डिजिटल डिवाइस तकनीकी तक पहुंच रखने वाले और न रखने वाले वर्गों का अंतर है। NP 2020 में इसे मिटाने हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट व सस्ते उपकरणों की वकालत करती है, इसलिए ज़रूरी है कि इसको जो है वो ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी जो है उपलब्ध कराई जाए। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। कह रहे हैं कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? ये आपको बताना है। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जबकि सर्च इंजन हार्डवेयर है। बी करें कि ब्राउजर का उपयोग वेबसाइट देखने हेतु होता है, सर्च इंजन का उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने हेतु। सी करें कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। और डी कह रहे हैं कि सर्च इंजन केवल कंप्यूटर पर चलता है। तो इसका मुख्य अंतर होता है ब्राउजर वेबसाइट है जबकि सर्च इंजन जानकारी ढूंढता है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए, क्रोम और फायरफॉक्स जो होता है वेब ब्राउजर है जो वेब पेज रेंडर करते हैं, जबकि गूगल या बिंग जो होते हैं वो सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर कीवर्ड के आधार पर डेटा खोजते हैं। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। करें कि URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का फुल फॉर्म बताना है क्या है। ये कह रहे हैं कि यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। बी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और सी कह रहा है कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन। और डी कह रहा है कि यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। तो इसका फुल फॉर्म क्या है URL का? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो क्या होगा सही हो जाएगा। देखिए, URL वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध किसी भी संसाधन, चाहे वेब पेज हो, इमेज हो या डॉक्यूमेंट का वैश्विक और विशिष्ट जो है वो पता होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में कहती है कोई छात्र इंटरनेट पर अपनी पहचान बदल कर किसी अन्य छात्र को परेशान करता है तो उसे क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग, फिशिंग, हैकिंग या स्पैमिंग। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो उसे साइबर बुलिंग कहा जाता है, अर्थात उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को जानबूझकर परेशान करना, डराना या अपमानित करना साइबर बुलिंग कहलाता है, अर्थात विकल्प ए सही होगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। अगर कंप्यूटर शब्दावली में कुकीज़ का क्या अर्थ है? वायरस से बचना, बी उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधियों और प्राथमिकताओं को संग्रहित करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या हार्ड डिस्क तेज करना।
तो आपको कुकीज़ का मतलब जो है वो बताना है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधियों व प्राथमिकताओं को संग्रहित करना। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। देखिए, ये छोटी टेक्स्ट फाइलें हैं जो वेबसाइट द्वारा यूजर के ब्राउज़र में सेव की जाती हैं, ताकि यूजर की जो फ्रेमरेट व सत्र की स्थिति जो है वो याद रखी जा सके। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का शिक्षण में जो है अडॉप्टिंग लर्निंग के रूप में क्या उपयोग है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि छात्र की सीखने की गति व कठिनाई के अनुसार सामग्री को स्वतः समायोजित करना, कक्षा में रोबोट द्वारा पढ़ाना, सी केवल उपस्थिति मार्क करना, या डी बिना पढ़े उत्तर पुस्तिका चेक करना। तो इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। छात्र के सीखने की गति व कठिनाई के अनुसार सामग्री को स्वतः समायोजित करना। देखिए, एडॉप्टिंग लर्निंग तकनीकी एआई का प्रयोग करके विद्यार्थी की व्यक्तिगत क्षमता, त्रुटियों और समझ के स्तर के अनुसार अध्ययन सामग्री का स्तर जो है वो बदलती है। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। करेक्ट, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का उपयोग ई कंटेंट के संदर्भ में क्यों किया जाता है। ए, कंटेंट को बचाने हेतु, बी, कंटेंट के कॉपीराइट और पुनः उपयोग की शर्तों को स्पष्ट करने हेतु, सी, कंप्यूटर की रैम बढ़ाने हेतु, डी, शिक्षकों के प्रमाणन हेतु। तो आपको बताना है कि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का उपयोग जो है कंटेंट के संदर्भ में क्यों किया जाता है। तो इसका किया जाता है कंटेंट के कॉपीराइट और पुनः उपयोग की शर्तों को स्पष्ट करने हेतु। बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। लाइसेंस निर्माताओं को यह तय करने की स्वतंत्रता देता है कि दूसरे लोग उसके काम को किस हद तक शेयर या मॉडिफाई कर सकते हैं। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में करें कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ था। किस पीढ़ी में शुरू हुआ था, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। तो किस में शुरू हुआ था। तो इसका जो शुरुआत हुई थी वो चौथी पीढ़ी, 4th जनरेशन में हुआ था। डी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। चौथी पीढ़ी में ही इसका हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का आगमन हुआ, जिससे पर्सनल कंप्यूटर पीसी का विकास संभव हुआ। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध क्यूआर कोड का उपयोग एक शिक्षक कैसे कर सकता है। फीस जमा करने के लिए, बी, पाठ्य पुस्तकों में पाठ से जुड़ी डिजिटल वीडियो सामग्री तक पहुंचने के लिए, छात्र का पता ट्रैक करने के लिए, कैंटीन में भुगतान के लिए। तो क्यूआर कोड का प्रयोग कैसे कर सकता है। तो पाठ्य पुस्तक में पाठ से जुड़ी डिजिटल वीडियो सामग्री तक पहुँचने के लिए, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। 26 में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, ओमार रीडर या प्लॉटर या लाइट पेन। तो कौन सा जो है इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर जो है वो नहीं है। सी विकल्प इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक नक्शे में प्रिंट करता है। स्कैनर, ओमार और लाइट जो पेन होते हैं वो सभी इनपुट डिवाइस हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि एनपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 के किस तकनीकी कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ए, केवल वेब डिजाइनिंग, कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, या केवल फोटो एडिटिंग, या केवल डेटा प्रविष्टि। तो किसको जो है शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो ये कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को शामिल करने की बात की गई है, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, एनपी 2020 के तहत कक्षा 6 से ही कोडिंग और वोकेशनल विषय पेश करने पर बल दिया गया है, ताकि छात्रों में तार्किक सोच जो है, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो विकसित हो सके। बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम के संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है। केवल स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और संचार सॉफ्टवेयर, भौतिक रूप से कमरे में बैठना, या केवल मुद्रित पुस्तकें। तो आपको वर्चुअल क्लासरूम के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है डिवाइस, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, संचार, ये सब जरूरी होता है, अर्थात बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। करेंगे डेटा मापन की इकाइयों का सही बढ़ता क्रम कौन सा है। MB, KB, GB, TB, KB, MB, GB, TB, TB, GB, MB, KB, GB, MB, KB, TB। तो कौन सा क्रम है आपको बताना है। तो इसका क्रम है KB, MB, GB, TB, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB जो है 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है, और 1 TB 1024 GB के जो है वो बराबर होता है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 30वें सवाल पर आते हैं। अगर डिजिटल साक्षरता का एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। एक, केवल टाइपिंग स्पीड बढ़ाना, सूचनाओं का मूल्यांकन करना, कंटेंट बनाना और उसे सुरक्षित साझा करना, महंगे गैजेट्स खरीदना, या दिन भर सोशल मीडिया पर रहना।
तो सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है सूचनाओं का मूल्यांकन करना, कंटेंट बनाना और उसे सुरक्षित साझा करना। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल विद्यापीठ को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।